नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लाइव जुड़ रहे हो, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और रिवीजन के तौर पे आज हम यहाँ पे 28 नंबर का जो चैप्टर है आपके, इस 28 नंबर चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से इसका रिविजन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार सारे लाइव जुड़ जाइए, फिर हमारा सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज तो पहले से ही सभी वेट कर रहे थे सर का, है ना, लेकिन सर थोड़ा बाद में लेट आए। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर दिया वीडियो, है ना, स्टार्ट कर दिया वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो मेरी ध्यान रखना यहाँ पे कि कोई भी बीच में कमेंट्स नहीं करेगा, है ना। पूरी एकदम चीज़ में पूरी एकदम परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ यहाँ पे सर। आज पूरा देखो, इस चैप्टर का तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एकदम पूरा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको पूरा करने की एकदम कोशिश करेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से इसको पूरा करेंगे भाई, इसको पीछे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जो भी चीज़ करेंगे परफेक्ट होनी चाहिए ना, बीच में आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चैप्टर है हमारे सामने यहाँ पे 28 नंबर का चैप्टर, और इसका यहाँ पे जो नाम है वो नाम क्या आपके सामने, मानव का जनन तंत्र। ठीक है, मानव के जनन तंत्र के बारे में एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ना है भाई। अब मानव के जनन तंत्र में सबसे पहले देखो इसमें हमें पढ़ना क्या होगा। एक तो हमें पढ़ना होगा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और एक होगा हमारे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। अब इसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि नर जनन तंत्र होता क्या है। इस नर जनन तंत्र को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे जनन की परिभाषा याद होनी चाहिए कि जनन की परिभाषा क्या होती है। तो जनन की परिभाषा में देखो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहले कि सजीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, सजीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सजीव है, सजीवों द्वारा अपने ही समान जो संतान उत्पन्न की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जनन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार कमेंट कर देना, है ना। देखो यहाँ पे पेन की साइज भी आज मैंने थोड़ी छोटी कर दी, तो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं लिख सकूँ एक साथ में यहाँ पे समझा सकूँ आपको, इसीलिए यहाँ पे चेंज किया मैंने थोड़ा सिस्टम। यहाँ पे पूरा ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा ठीक है लाइट ब्लैक है, एकदम अच्छे से आपको दिखाई देगा, कोई भी इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे आंखों पे। तो सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जनन कहते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको जनन की परिभाषा पता रहनी चाहिए कि जनन होता क्या है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण सभी जानते हैं, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बताने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ध्यान में रखना आपको यहाँ पे कि मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, किसके बारे में, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, वही दाढ़ी मूंछ का आना, जबकि मादाओं में क्या होती है, आवाज़ भारी हो जाती है, त्वचा तेली हो जाती है, ये सारे आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आ जाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो सेकंड नंबर पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि नर व मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त टाइम है, हम इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर ये मन में नहीं रहना चाहिए कि हमने इसको छोड़ दिया, तो हल्के में नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन को एकदम परफेक्ट तरीके से करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट करेंगे। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया, आपके दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो होते हैं यहाँ पे आपके प्राथमिक जननांग, एक होते हैं यहाँ पे प्राथमिक जननांग। ठीक है, और इसके बाद में एक होते हैं यहाँ पे आपके द्वितीयक जननांग, द्वितीयक
देखो इन जननांगों को इंग्लिश में कहा जाता है गोनेड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको गोनेड्स कहा जाता है। ये पहली बात तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे कि जननांगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नाम मैंने क्यों बताया आपको पता है? यहाँ पे देखो कुछ जानकारी मैं साथ में बता देता हूँ। और यहाँ पे ठीक है, गोनेड्स आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा, एक तो LH हार्मोन और एक आपने हार्मोन पढ़ा होगा FSH हार्मोन। LH व FSH हार्मोन, इन दोनों हार्मोनों को आपने देखा होगा कि सम्मिलित रूप से GTH हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? GTH हार्मोन। और GTH का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन आपके जननों पर कार्य करते हैं। जनन का मतलब गोनेड्स, ठीक है, किसके ऊपर कार्य करते हैं? गोनेड्स के ऊपर। और गोनेड्स में ध्यान रखना यहाँ पे टेस्टिस भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे आपकी ओवरी भी आती है। तो ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जनन क्या होते हैं और किसके ऊपर ये हार्मोन कार्य करता है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे एक बात और बता दी आपको GTH हार्मोन के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे जननांग के कोष्टक में आपको गोनेड्स के बारे में बताया था कि गोनेड्स का मतलब क्या होता है। तो गोनेड्स नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कोई एक्स्ट्रा बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राथमिक जननांग में जो कार्य करते हैं नर के अंदर वो होते हैं यहाँ पे वृषण। कौन होते हैं यहाँ पे? वृषण। लेकिन द्वितीयक जननांग के तौर पे जो कार्य करते हैं इसमें वो हो जाएगा यहाँ पे वृषण कोष। देखो एकदम पूरी डिटेल्स के साथ में संरचना पढ़ेंगे, जो मैं संरचना बता रहा हूँ वो अब तुम याद रखना, एकदम आसानी से आपको सब बातें यहाँ पे याद हो जाएगी। ठीक है, वृषण कोष। इसके अलावा इसमें होता है यहाँ पे ध्यान रखना अधिवृषण होता है। क्या होता है? अधिवृषण। अधिवृषण के बाद में इसके अंदर होती है आपकी शुक्र वाहिनियाँ। क्या पाई जाती है? आपके शुक्र वाहिनियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें हो जाएगा आपके सीसन हो जाएगा, पेनिस। और सीसन के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी, और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में हो जाएगी आपकी कऊपर की ग्रंथि। ठीक है, किसकी ग्रंथि हो जाएगी? यहाँ पे कऊपर की ग्रंथि। तो ये सारे किस में हो जाएंगे? पार्ट यहाँ पे द्वितीयक जननांग में। और ये जो वृषण है एक यहाँ पे टेस्टिस, ये प्राथमिक जननांग के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम एक बार यहाँ पे आपका कि जो संरचना है वृषण की संरचना, इस वृषण की संरचना को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वृषण की संरचना, कि वृषण की संरचना किस प्रकार से स्थित होती है ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब देखो आपके सामने डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके इस वृषण की संरचना के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना इसकी स्थिति के बारे में। इसकी स्थिति यहाँ पे वृषण की स्थिति के बारे में कि वृषण होते हैं कहाँ पे स्थित होते हैं, इनकी स्थिति कहाँ पे होती है। तो पहली बात तो ये वृषण कोष में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके वृषण कोष में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर बात ध्यान रखने यहाँ पे उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर लटके हुए रहते हैं। उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच लटके हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। पहली बात तो ये हो गई इसकी स्थिति की बात, ये कहाँ पे स्थित होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ध्यान रखना है कि जो आपके वृषण कोष होते हैं, ये वृषण कोष ध्यान रखना आपके शरीर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है? आपके शरीर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और इसके ऊपर जो आवरण भी पाया जाता है, तो इसमें जो मसल्स पाई जाती है वो होती है आपके डार्टोस पेशिया। कौन सी पेशिया होती है? आपके डार्टोस पेशिया पाई जाती है। ठीक है, डार्टोस पेशियों के द्वारा ये आपके जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य बात ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो वृषण है, ये वृषण कोष से प्रत्येक जो भी आपके वृषण कोष है इसमें एक संकरी नाल भी पाई जाती है। और उस नाल को हम कहते हैं यहाँ पे वक्षण नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके वक्षण नाल। कि वृषण कोष के अंदर एक आपके संकरी नाल पाई जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वृषण नाल कहते हैं। ये तो इसकी नॉर्मल मतलब बातें हो गई। एक तो स्थिति की बात है कौन सी पेश है? डार्टोस पेश है। और एक इसमें वक्षण नाल पाई जाती है। फिर बात आती है यहाँ पे वृषण की इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आंतरिक संरचना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना सर कैसे याद करें। मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से इसकी संरचना है वो याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद करनी है देखो, ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे वृषण की आंतरिक संरचना का डायग्राम। तो इसमें देखो सबसे पहला जो ये यहाँ पे आवरण पाया जाता है, जो भी आवरण है बाहर की ओर, ठीक है, इसको आवरण को हम कहते हैं यहाँ पे ध्यान रखना आपके वृषण खोल कहा जाता है। इस आवरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे वृषण खोल कहा जाता है। वृषण खोल कहा जाता है पहली बात तो। ठीक है, कि वृषण कोष के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो आवरण क्या कहलाता है? यहाँ पे वृषण खोल।
अब इस वृषण खोल में ध्यान रखना, ये आपके दो परतों में विभेदित रहता है और दो परतों में विभेदित रहता है। तो बाहर वाला जो आवरण देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो मैं आपके अलग कलर से जो आवरण बना रहा हूँ, ये बाहर वाला आवरण, ये बाहर वाला आवरण कहलाता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीवी। टीवी का मतलब ट्यूनिका एल्बुजिना। टीवी का मतलब ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है। और इसके बाद में एक सेकेंड नंबर आवरण और पाया जाता है यहाँ पे अंदर की ओर। ये जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे आवरण बना रहा हूँ, ये एक और आवरण पाया जाता है और इस आवरण को हम कहते हैं यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिना, शॉर्ट में हमें इसको कहेंगे TA। तो जो आपके वृषण खोल होता है, ये वृषण खोल दो परतों में विभेदित होता है, एक तो टीवी और एक आपके TA। टीवी बाहर वाली परत होती है जबकि TA आंतरिक स्तर होता है। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस आपके वृषण का बाहरी आवरण और ट्यूनिका एल्बुजिना आपके वृषण का आंतरिक आवरण है। कहाँ का आवरण? आपके वृषण के आंतरिक आवरण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो आवरण की बात कर ली कि कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये दोनों आवरण आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे याद भी रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम क्या ध्यान में रखेंगे। आवरण हो गए दो। अब आवरण के बाद में ध्यान रखना कि वृषण के अंदर यहाँ पे ये अनेक सारी ये छोटी छोटी पालियां पाई जाती है। ये एक पाली, ये दो पाली, ये आपके तीन पाली, इस प्रकार से अनेक सारी पालियां पाई जाती है, ठीक है। और ये जो पालियां पाई जाती है, इन पालियों को कहते हैं हम यहाँ पे वृषण पालिका, वृषण पालिया कहते हैं। इन पालियों को क्या कहते हैं हम यहाँ पे? वृषण पालिया। इन वृषण पालियों की जो संख्या होती है वो आपके 250 से 300 होती है। कितनी होती है यहाँ पे संख्या इनकी? 250 से 300 होती। तो एक तो वृषण पालियों के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वृषण के अंदर कुछ पालियां पाई जाती है, उन पालियों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वृषण पालिया कहते हैं। और इन वृषण पालियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है यहाँ पे? 250 से 300। तो एक बात ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वृषण पाली, वृषण पालिया, और ये जो वृषण पालियां पाई जाती है ये कितनी होती है आपकी? 250 से 300 होती है। कितनी होती है यहाँ पे? 250 से 300। अब इन वृषण पालियों के अंदर ध्यान रखने, यहाँ पे कुछ नलिकाएं पाई जाती है। आप ये नलिकाएं देख रहे होंगे आपके इस प्रकार से, इस प्रकार से आप यहाँ पे नलिकाएं देख रहे होंगे, ठीक है। ये नलिकाएं, ये जो भी आप नलिका देख रहे हो यहाँ पे, ये नलिकाओं को कहते हैं यहाँ पे शुक्र जनन नलिका। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं यहाँ पे? शुक्र जनन नलिका। तो मैं इधर साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो जाएगी आपकी शुक्र जनन नलिका। तो ये शुक्र जनन नलिका पाई जाती है वृषण पालिकाओं के अंदर। तो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि वृषण पालियों में शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। देखो रटने वाली बात नहीं, अपने माइंड में अगर आप डायग्राम है उसको इमेजिन करोगे तो सारी बातें एकदम आसानी से आपको याद होने वाली। तो शुक्र जनन नलिका पाई जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं कि इन शुक्रजनन नलिकाओं के अलावा यहीं पर छोटी छोटी कुछ कोशिकाएं पाई जाती, ठीक है। यहीं पर क्या होती है आपके? कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। ये मान लो एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है यहाँ पे। और ये जो कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं यहाँ पे लेडिंग सेल। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? लेडिंग सेल कहा जाता है। तो एक तो इनमें वृषण पालियों के अंदर क्या पाई जाती है? एक तो शुक्रजनन नलिका पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है यहाँ पे? लेडिंग सेल पाई जाती है। लेडिंग सेल ध्यान रखना आपकी क्या कार्य करती है यहाँ पे? मुख्य रूप से लेडिंग सेल क्या कार्य करती है? तो लेडिंग सेल ध्यान रखना आपके नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करती है? आपके लेडिंग कोशिका करती है। लेकिन इस शुक्रजनन नलिका के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। इतनी बात तो यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, फिर हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। कुछ याद नहीं रखना। वृषण खोल आपके दो आवरण होते हैं वृषण खोल के, एक तो ट्यूनिका एल्बुजिना, एक ट्यूनिका वेजाइनलिस। मतलब टीवी और टीए, टीवी बाहर की ओर और टीए अंदर की ओर पाई जाती है। फिर इस वृषण में आपके कुछ वृषण के अंदर पालियां पाई जाती है जिनको हम यहाँ पे वृषण पालिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इन वृषण पालिकाओं के अंदर लेडिंग कोशिका और आपके शुक्रजनन नलिका पाई जाती है। अभी तक मैंने आपको यही बात यहाँ पे बताई, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट, क्लियर है ना? चलो ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस शुक्रजनन नलिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्रजनन नलिका के बारे में। तो देखो यहाँ पे शुक्रजनन नलिका के बारे में आपको पढ़ना है तो कुछ नहीं, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना उस डायग्राम को याद रखना, ठीक है। हर एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये लो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। अब इस डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके शुक्रजन नलिका मान लो आपके इस प्रकार की होती है। मैं सिर्फ डायग्राम के द्वारा आपको चीज़ें याद करवा दूंगा, ठीक है। ये मान लो आपके शुक्रजन नलिका आपके इस प्रकार की होती है और शुक्रजन नलिका के चारों ओर मैंने एक येलो कलर का आवरण बना दिया। इस येलो कलर के आवरण को कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ट्यूनिका प्रोपेरिया। इस येलो कलर के आवरण को क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्यूनिका प्रोपेरिया कहा जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्यूनिका प्रोपेरिया, ट्यूनिका प्रोपेरिया हो गई, ट्यूनिका प्रोपेरिया यहाँ पे। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना किस दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, इस शुक्रजनन नलिका के अंदर ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बाहर की ओर जो आवरण होता है उसको हम शॉर्ट में कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। अब ये जो यहाँ पे अंदर की ओर ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो आपके अंदर की ओर दो कोशिका पाई जाती है, इसमें से एक जो कोशिका होती है, इस एक कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्राणुजन्य कोशिका। इस एक कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्राणुजन्य सेल्स। और जो दूसरी कोशिका है, इस दूसरी कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग सेल, SUPPORTING, सपोर्टिंग सेल, या फिर इसी को कहा जाता है यहाँ पे सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका कहा जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इनका कार्य क्या होता है, तो शुक्राणुजन्य जो कोशिका होती है, तो शुक्राणुजन्य कोशिका के द्वारा ध्यान रखना यहाँ पे मुख्य रूप से शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है, शुक्राणु का निर्माण किया जाता है, शुक्राणु का निर्माण। और जो सपोर्टिंग सेल या जो सर्टोली कोशिका होती है, ये शुक्राणु को क्या करती है, यहाँ पे पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। क्या करेगी, आपके शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक ये डायग्राम ड्रॉ किया है। मान लो आपके शुक्रजनन जो नलिकाएं होती हैं, वसंत पालिकाओं के अंदर इस प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं के चारों ओर एक जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपके दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और उसमें से एक जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे शुक्राणुजन्य कोशिका, और एक जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग सेल कहते हैं। शुक्राणुजन्य जो कोशिका होती है, शुक्राणुजन्य कोशिका आगे चलकर आपके शुक्राणु का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करती है। जबकि जो सपोर्टिंग कोशिका है, ये शुक्राणु को क्या करेगी, यहाँ पे पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी, जिसे हम यहाँ पे सर्टोली कोशिका भी कह सकते हैं। ये तो यहाँ पे नॉर्मल बात इनके कार्य के बारे में कि सपोर्टिंग कोशिका या सर्टोली कोशिका क्या कार्य करती है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है यहाँ पे कि इन शुक्राणु के निर्माण को जो प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है, वो हार्मोन कौन सा होता है। तो शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन FSH हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, आपके FSH हार्मोन शुक्राणु उत्पादन या फिर शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इस FSH हार्मोन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, इस FSH हार्मोन को जो कंट्रोल करने का कार्य करेगा वो इस वृषण के जो आपकी सर्टोली कोशिका है, इनके द्वारा एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम है यहाँ पे इनहिबिन। क्या यहाँ पे इनहिबिन नामक प्रोटीन का स्त्रावण किया जाता है, नामक प्रोटीन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि FSH की क्रिया का नियमन करने के लिए इस सर्टोली या फिर सपोर्टिंग कोशिका के द्वारा इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, और ये आपके FSH हार्मोन को कंट्रोल में रखता है कि भी FSH हार्मोन स्त्रावित हो गया है तो किसके निर्माण को प्रेरित करना है, आपके शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करना है। तो एक तो FSH हार्मोन के बारे में ध्यान रखना, एक इनहिबिन नामक प्रोटीन है, इसके बारे में आपको यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात। ये तो हो गई नॉर्मल आपके आंतरिक संरचना के बारे में बात कर ली, और आंतरिक संरचना से अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सामने ये बात आती है यहाँ पे कि हमने ये तो संरचना देख ली, अंदर की संरचना, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, एक बार ब्लैक कर देता हूँ। देखो ये हमने आंतरिक संरचना, तो ये हमने देख ली कि आंतरिक संरचना आपके यहाँ पे शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये आंतरिक संरचना क्या है, यहाँ पे शुक्रवाहिनी है ना। अब ये शुक्रवाहिनी ध्यान रखना, शुक्रवाहिनी आगे चल करके यहाँ पे देखो एक घने झालनुमा ये संरचना बना लेती है। ये घना झालनुमा, देखो एक झालनुमा संरचना बना ली। ये शुक्रवाहिनियों के सारे देखो यहाँ पे शुक्रजन नलिका के जो सिरे हैं, ये सिरे मिलकर के आपका एक घना जाल बना लेती है। यहाँ पे ये सारे के सारे देखो शुक्रजन नलिकाओं के जो सिरे हैं, ये सिरे आकर के एक झालनुमा संरचना में खुल जाती है, और इस जाल को हम कहते हैं यहाँ पे वृषण जालक। इस जाल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वृषण जालक कहा जाता है। वृषण जालक का निर्माण कैसे हुआ कि जो शुक्रजनन नलिकाएं थी, उन शुक्रजनन नलिकाओं के आपस में मिलने से एक जालनुमा संरचना बन जाती है। इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वृषण जालक कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, वृषण जालक।
अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ये आती है यहाँ पे कि इस वृषण जालक क्या करती है, ये वृषण जालक आगे चल करके यहाँ पे शुक्र वाहिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है यहाँ पे? शुक्र वाहिका। अब ये छोटी छोटी यहाँ पे आगे चल करके और संरचना निकल रही है, छोटी छोटी और संरचना निकल रही है, तो इन संरचनाओं को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्र वाहिका। ये जो बीच वाली ये जो संरचना देख रहे हो आप यहाँ पे, इन संरचनाओं को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्र वाहिका। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? शुक्र वाहिका कहते हैं। और ये शुक्र वाहिका ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर की ओर वापस मिलकर एक यहाँ पे इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है, एक बड़ी नलिका का निर्माण कर लेती है अनेक सारी। और इन संरचनाओं को हम कहते हैं यहाँ पे अधिवर्षण कहते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अधिवर्षण। तो अधिवर्षण तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो एक बार कमेंट कर दो। अधिवर्षण तक एक बार कंप्लीट हो गए तो कमेंट कर दो कि किस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण होता है, वो मैंने एकदम डिटेल से बता दिया है यहाँ पे। वर्षण पालियों के बारे में ध्यान रखना। वर्षण पालियों के अंदर जो आपके शुक्रजनन जो नलिकाएं होती है, ये शुक्रजनन जो नलिकाएं मिलकर आपके यहाँ पे वर्षण जालक का निर्माण करती है। और ये वर्षण जालक का निर्माण हो गया, और वर्षण जालक के ये आगे चलकर यहाँ पे छोटी छोटी नलिकाओं में वापस डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे शुक्र वाहिका कहते हैं। और इसके अलावा शुक्र वाहिका आपके इस वर्षण के आपके ऊपर वाले भाग पर या इसकी सतह पर नलिकाओं का फिर से जाल बना लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अधिवर्षण। क्या कहते हैं उसे? हम यहाँ पे अधिवर्षण कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? एक बार कमेंट कर दो, फिर हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट आगे की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात हो गई इसकी संरचना की बात, और भी हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, आंतरिक संरचना एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, इसमें देखो कुछ बातें और बता देते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे नोट पॉइंट लगा के ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको इस प्रकार से कि जो वृषण होते हैं, वृषण वृषण कोश के अंदर क्यों पाए जाते हैं? वृषण वृषण कोश के अंदर, वृषण कोश के अंदर क्यों पाए जाते हैं? वृषण वृषण कोश के अंदर क्यों पाए जाते हैं? तो पहली बात तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश के अंदर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो शुक्राणु का जो निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का जो निर्माण है वो शरीर से कम ताप पर संभव है। शरीर से कम ताप पर संभव है। ठीक है, कि जो शुक्राणु का निर्माण है वो आपके शरीर से कम ताप पर संभव है। अगर शरीर से अधिक टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे शरीर से कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण संभव है। इस कारण जो वृषण होते हैं वो आपके वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर, कब? सर्दियों के अंदर जो वृषण होते हैं वो आपके उदर गुहा के समीप आकर के चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि फिर से इसको टेम्परेचर नियमन रखना होता है। और यहाँ पे जो वृषण है कोश है ये आपके उदर गुहा के पास में आकर के चिपकता है। तो इसमें कौन कौन सी पेशी उत्तरदायी होती है? तो एक तो ध्यान रखना यहाँ पे डार्टोस पेशी, एक तो डार्टोस पेशी, और इसके अलावा एक यहाँ पे वृषणोत्कर्ष। ठीक है, एक हो जाएगी आपके वृषणोत्कर्ष पेशी। ये मुख्य रूप से दो पेशियों का यहाँ पे योगदान होता है, वृषणोत्कर्ष पेशी। ये जो दो पेशियां होती है ये आपकी सर्दियों के समय, ध्यान रखना, वृषण कोश को उदर गुहा से चिपकाने में सहायता करती है। जैसे उदर गुहा से चिपक जाते हैं तो इनका टेम्परेचर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण, वो शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे आसानी से हो सकता है। अब देखो यहाँ पे नर जनन तंत्र के बारे में फिर से यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से देख लेते हैं। संरचना है हमारे सामने, डायग्राम है, इस डायग्राम को ही हम देखेंगे सिर्फ डायग्राम के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट आपके, ये जो संरचना है नीचे की ओर संरचना, ये संरचना कहलाती है आपके वृषण की संरचना। किसकी संरचना? यहाँ पे टेस्ट, इसका मतलब हो गया वृषण। वृषण के ऊपर की ओर यहाँ पे एक आवरण पाया जाता है। ये जो आप आवरण देख रहे हो, ये वृषण के ऊपर ये जो आवरण है, ये आवरण होता है आपका एपिडिडाइमिस अर्थात अधिवृषण का। ठीक है, अधिवृषण के बारे में हमने देख लिया था यहाँ पे। तो अधिवृषण के बारे में भी ध्यान रखना है कि वृषण के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। और ये आवरण बना कैसे था? सर ये आवरण तो ऐसे बना था, देखो आवरण कैसे बना कि हमने सबसे पहले देखी थी आपके वृषण पाली। क्या देखी थी? वृषण पाली। वृषण पाली के अंदर पाई जाती थी आपके शुक्रजनन नलिका। क्या पाई जाती थी? शुक्रजनन नलिका। और ये शुक्रजनन जो नलिका होती है, ये शुक्रजनन नलिका मिलकर के आपके वृषण जालक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृषण जालक।
वर्षण जालक वापस आपकी छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिका। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिका कहते हैं। और शुक्रवाहिका आपके वर्षण के आपके ऊपर की ओर कुंडलित हो जाती है अत्यधिक, और वहां पे आपके किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का। तो इस प्रकार से आपके अधिवर्षण का निर्माण होता है। मैंने एकदम ड्रॉ के द्वारा किस प्रकार से आपके प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दी। तो ये अधिवर्षण का निर्माण हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे यही अधिवर्षण है, ये अधिवर्षण आपके ऊपर की ओर चलकर यहाँ पे, ये अधिवर्षण आपके ऊपर की ओर चलकर यहाँ पे शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है यहाँ पे, शुक्रवाहिनी। देखो वो तो शुक्रवाहिका था, लेकिन यहाँ पे ये किसका निर्माण करती है, शुक्रवाहिनी। तो दोनों ओर की जो आपके अधिवर्षण होती है, ये दोनों ओर के अधिवर्षण मिलकर यहाँ पे शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी इधर भी क्या हो जाएगी आपके शुक्रवाहिनी। तो दोनों वर्षणों के द्वारा क्या होगी, यहाँ पे शुक्रवाहिनी का निर्माण होगा। और ये शुक्रवाहिनी आगे चल करके, ध्यान रखना यहाँ पे, आगे चल करके किस में खुलती है, तो आगे चल करके यहाँ पे नेक्स्ट भाग में आपका ये जो पीछे की ओर जो भाग पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर खुल जाती है। मतलब ये आपकी पहले तो जाएगी यहाँ पे ब्लेडर्स, ब्लेडर्स का मतलब ये हो गया आपका मूत्राशय। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे मूत्राशय। मूत्राशय के द्वारा आपकी मूत्र नलिका निकलती है, और यहाँ पे इन शुक्रवाहिनी आगे मिलकर के एक आपके स्खलन नलिका का निर्माण करती है। ये बीच में क्या बना लेगी, यहाँ पे स्खलन नलिका। ठीक है, ये बीच में क्या बना लेगी, यहाँ पे स्खलन नलिका। और ऊपर से देखो यहाँ पे एक मार्ग आ रहा है, ये मार्ग क्या कहलाता है, यहाँ पे मूत्र जनन मार्ग कहलाता है। ठीक है, मतलब मूत्र का मार्ग कहलाता है। तो मूत्र मार्ग और स्खलन नलिका दोनों क्या है, यहाँ पे सम्मिलित मार्ग। तो पुरुषों के अंदर ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपकी स्खलन नलिका और मूत्र जो नलिका है, ये दोनों एक प्रकार का सेम मार्ग है, मतलब उभे मार्ग है। ठीक है, दोनों अलग अलग नलिकाएं नहीं होती, ये दोनों नलिकाएं आगे आकर के एक ही छिद्र के द्वारा बाहर की ओर यहाँ पे खुलती है, एक ही छिद्र के द्वारा बाहर आकर खुलती है। लेकिन मादाओं के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं। मादाओं के अंदर जनन मार्ग भी अलग होता है, और यहाँ पे मादाओं के अंदर मूत्र मार्ग भी अलग अलग होता है, ध्यान रखना। लेकिन पुरुषों के अंदर जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या यहाँ पे एक ही मार्ग है। कैसे हुआ एक मार्ग, मैंने डायग्राम के द्वारा बताया। एक बार मैं वापस इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते ही जाना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि डायग्राम जब समझ में आएगा तो हर एक बात हमारे को यहाँ पे क्लियर होती जाएगी, और हम एकदम अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्षण है हमारे सामने, ये वर्षण है, ये आपके वर्षण से यहाँ पे नलिकाएं निकल रही है, और इन नलिकाओं को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिनी। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शुक्रवाहिनी। तो हमारे पास शुक्रवाहिनी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। हमारे पास शुक्रवाहिनी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे हमारे सामने शुक्रवाहिनी हो गई। अब ये जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी क्या करती है, आगे चल करके यहाँ पे आपकी किसके अंदर खुलती है, इस मूत्र नलिका के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है, इस मूत्र नलिका के अंदर खुलती है। और ये मूत्र नलिका के अंदर खुलकर यहाँ पे स्खलन नलिका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यहाँ पे स्खलन नलिका का निर्माण करती है। लेकिन ऊपर से जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय से भी तो एक नलिका निकलती है, और मूत्राशय से जब एक नलिका निकलती है तो आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं यहाँ पे मूत्र नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूत्र नलिका कहते हैं। और मूत्र नलिका और आपकी स्खलन नलिका मिलकर के आपकी मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करती है। तो इस कारण पुरुषों में आपके जनन व मूत्र मार्ग दोनों क्या होते हैं, एक ही मार्ग होते हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर ये क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ये तो इसकी संरचना की बात। अब देखो एक और बात मैं यहाँ पे आपको नोट पॉइंट की तरह से आपको बता रहा हूँ। एक बार संरचना समझते हैं, सारी बातें आपको फिर आसानी से याद हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या हमारे सामने, हमें पता है कि सबसे पहले आपके शुक्राणु का निर्माण होगा कहाँ पे, वृषण के अंदर होगा। सर शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होगा, वृषण के अंदर। वृषण के अंदर होगा। तो चलो आपकी ये वृषण के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब ये वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ, ये शुक्राणु जाएंगे आपके इस अधिवृषण में जाएंगे। किस में जाएंगे, सेकेंड नंबर आपके अधिवृषण के अंदर शुक्राणु जाएंगे। अधिवृषण से ये शुक्राणु जाएंगे आपके शुक्रवाहिनी। अधिवृषण से कहाँ पे जाएंगे, ये आपके शुक्राणु शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से ध्यान रखना, ये जो आपकी संरचना बनी हुई है, ये आपकी ये संरचना यहाँ सॉरी ये जो आपकी संरचना बनी हुई है, दोनों और की ये जो संरचना, ये संरचना कहलाती है आपके शुक्राशय। ये संरचना क्या कहलाती है, आपके शुक्राशय कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, शुक्राशय। तो ये शुक्राशय हो गई, ये दोनों और 2 शुक्राशय पाए जाते हैं। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग आपकी शुक्रवाहिनी है, दोनों और की शुक्रवाहिनी अलग अलग है, तो दोनों और शुक्राशय भी क्या होंगे, अलग अलग। तो ये शुक्रवाहिनी जाएगी और किस में मिलेगी, आपकी शुक्राशय के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी, यहाँ पे शुक्राशय के अंदर मिलेगी। तो शुक्राणु का निर्माण हुआ कहाँ पे, आपके वृषण के अंदर हुआ।
ये शुक्राणु आपके अधिवर्षण से शुक्रवाहिनी से आगे शुक्राशय में जाएंगे। तो शुक्राशय में ध्यान रखना, जैसे ही शुक्राशय में जाएंगे तो इनके साथ कुछ पदार्थ और मिलाए जाते हैं और वहाँ पे इसके वीर्य का निर्माण कर दिया जाता है। इसका निर्माण कर दिया जाता है वीर्य का। तो आपको पता चल गई वीर्य और शुक्राणु में क्या डिफरेंस है। तो वर्षण के अंदर जिन पदार्थों का निर्माण हुआ है वो आपके शुक्राणु कहलाते हैं। आगे चल करके ये शुक्राणु आपके शुक्राशय में पहुंचते हैं और शुक्राशय में इनके साथ में कुछ पदार्थ और मिलाए जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे कि जो वृषण है, सॉरी जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय में देखो यहाँ पे ये भाग और ये भाग, मतलब शुक्राशय से वापस ये आपकी जो शुक्रवाहिनी ये नलिका निकलती है और यहाँ से दोनों ओर की जो नलिकाएं निकलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है यहाँ पे स्खलन नलिका का निर्माण करती है। इसका निर्माण करेगी यहाँ पे स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका आगे चलकर किसमें खुल जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना। तो स्खलन नलिका आगे चल करके यहाँ पे आपके जो मेन मूत्र मार्ग है, इस मेन मूत्र मार्ग के अंदर आ जाएगी। ये बात हुई यहाँ पे कंप्लीट। एक बार देखो मैं वापस आपको ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब शुक्राणु का निर्माण होगा कैसे और कैसे वीर्य बनेगा, ठीक है, वो मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे जो वृषण है, इस वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण। अब ये बात हम और भी गहराई से देखें तो हमें पता है कि वृषण के अंदर कौन सी नलिका आपके ये शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे वृषण है, वृषण के अंदर हमें पता है कि शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु। और शुक्राणु का निर्माण करेगा कौन, तो हमें पता है कि इस वृषण के अंदर शुक्राणु जन्य कोशिका या फिर शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है शुक्र जनन कोशिका। फिर हमने देखा था कि इन शुक्र जनन कोशिका है, इन शुक्र जनन कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं और पाई जाती है जिनको हम कहते हैं यहाँ पे शुक्राणु जन्य कोशिका, जिनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे शुक्राणु जन्य कोशिका कहते हैं, सेल्स। इन शुक्राणु जन्य कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा। ये शुक्राणु ध्यान रखना यहाँ पे किसमें जाएंगे, फिर आपके अधिवर्षण में जाएंगे। किसमें जाएंगे, अधिवर्षण, ठीक है। और अधिवर्षण से ध्यान रखना ये जो शुक्राणु है ये आपके शुक्रवाहिनी में पहुंचेंगे। किसमें जाएंगे, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से ये जो शुक्राणु है ये जाएंगे आगे चल करके आपकी शुक्राशय के अंदर। किसके अंदर जाएंगे, आपके शुक्राशय के अंदर। और शुक्राशय में जैसे जाएंगे तो इनके साथ में यहाँ पे आपके कुछ पदार्थ और मिलाए जाएंगे। उन पदार्थों की हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे वीर्य का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे वीर्य का निर्माण हो जाता है। अब वीर्य का निर्माण हुआ तो ये वीर्य आपका स्खलन नलिका के द्वारा, स्खलन नलिका, ठीक है, कौन सी नलिका, यहाँ पे स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका के द्वारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी मूत्र मार्ग में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग के द्वारा ये जो आपके वीर्य है, ये वीर्य आपके जनन के समय, कब, जनन के समय मादा के योनि भाग में छोड़े जाते हैं। मादा के योनि भाग में छोड़े जाते हैं। ये हुई यहाँ पे बात आपकी कंप्लीट, किस प्रकार से आपके वृषण का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होगा और किस प्रकार से वो शुक्राणु आपके मादा की योनि भाग में छोड़े जाएंगे, कहाँ पे निर्माण होगा, कैसे जाएगा। मतलब अभी हमने इसका रास्ता तैयार किया है कि कैसे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो। देखो एक डिटेल में आपको बहुत गहराई से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि डाउट रहता है यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चलती है। बस पढ़ते जाओ आप आराम से, एक बार कमेंट कर दो ये बातें समझ में आ गई तो। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। बाकी वाले भी कमेंट कर दो यहाँ पे, फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। क्लियर है ना, चलो ठीक है। देखो ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है ना, हर एक बात याद होगी ना, चैप्टर हार्ड लगेगा ही नहीं। बच्चों को क्या है कि पता नहीं रहता कहाँ से शुरुआत करनी है, इसमें कहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, इस कारण वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं और फिर बोलते सर हमें याद नहीं होता। प्रोसेस ध्यान में रहनी चाहिए। अभी तो ये आपका बेसिक तैयार हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। आपके सामने कुछ डायग्राम्स और हैं, इन डायग्राम्स को देखना है मैंने, डायग्राम्स में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब देखो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था वो मैं बात बता रहा हूँ। इस डायग्राम के ऊपर एक बार आपको ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ उस बात को छोड़ना। हमने बात की थी कि जो शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन नलिका तक बात कर लिया ना, कि शुक्र जनन नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसमें से एक प्रकार की जो कोशिका होती है वो आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल कहलाती है। कौन सी कोशिका कहलाती है, एक कोशिका आपकी स्पर्मेटोगोनियम सेल।
और एक कोशिका होती है आपकी सर्टोली कोशिका। इस प्रकार से एक कोशिका पाई जाती है आपकी शुक्रजन कोशिका की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके चारों लेडिंग कोशिका भी तो पाई जाती है। तो हमें स्पर्मेटोगोनिया के बारे में इसमें देख लिया था कि ये तो आपके शुक्राणु का निर्माण करती है और सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब ये शुक्रजनन जो नलिका है ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, यहाँ पे अधिवर्षण का निर्माण करेगी। इसका निर्माण करेगी यहाँ पे अधिवर्षण का निर्माण करेगी, ठीक है। अब देखो अधिवर्षण का निर्माण तो होगा यहाँ पे, ये आपके अधिवर्षण की संरचना है भाई यहाँ पे। अब देखते जाना, ये आपके जो अधिवर्षण है ये आपके अधिवर्षण की यहाँ पे संरचना है, ये आपके अधिवर्षण की संरचना है। इतनी सी जो संरचना है ये संरचना, ये आपके अधिवर्षण की संरचना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो संरचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना ये आपके अधिवर्षण की संरचना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना अधिवर्षण की संरचना, ठीक है। तो अधिवर्षण कहाँ पे स्थित होता है, पहली बात तो ध्यान रखना वर्षण के ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। देखो अत्यधिक कुंडलित यहाँ पे नलिकाएं पाई जाती है, तो ये आपका अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। फिर नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी, यहाँ पे अत्यधिक कुंडलित भाग तो है सॉरी, तो इसमें देखो अत्यधिक कुंडलित भाग है। तो इस अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, अधिवर्षण के 3 भाग। ये देखो आपको यहाँ पे अधिवर्षण के 3 भाग दिखाई देंगे भाई। कौन कौन से भाग है अधिवर्षण के 3 भाग, एक तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है यहाँ पे, ठीक है, इसको हेड पार्ट बोलते हैं। या फिर इसकी बात करें यहाँ पे इंग्लिश में या फिर हिंदी में दूसरा बात करें, इसको कहते हैं यहाँ पे शीर्ष अधिवर्षण। को क्या कहा जाता है यहाँ पे, शीर्ष अधिवर्षण कहते हैं। आप बुक साथ में लिखे बैठे हैं ना, हर एक बात यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया शीर्ष अधिवर्षण। फिर नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे जो भाग होता है ये आपका ये अंतिम भाग यहाँ पे, ठीक है। ये जो भाग होगा ये भाग आपके कहलाता है यहाँ पे, ध्यान रखना, मध्य अधिवर्षण। ये कहलाएगा आपका मध्य अधिवर्षण, मतलब इस अधिवर्षण के मध्य का भाग। और ये जो आपके भाग हो जाएगा ये आपके हो जाएगा यहाँ पे पुच्छ अधिवर्षण। पुच्छ मतलब आपके अंतिम अधिवर्षण का जो अंतिम भाग ये आपके कौन सा हो जाएगा, पुच्छ अधिवर्षण। देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या था कि सबसे पहले आपकी ये शुक्रजन नलिकाएं आकर के यहाँ पे अधिवर्षण का निर्माण कर रही है और अधिवर्षण के निर्माण से ये अधिवर्षण आपके इस प्रकार कुंडलित होता जाता है। और ये आगे चलकर अंदर कहाँ पे जा रहा है, अरे अंदर नहीं जा रहा है, ये आपके पीछे की ओर, ये देखो ऊपर की ओर यहाँ पे कौन सी नलिका बना रहा है, ये आपकी शुक्रवाहिनी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये पीछे की ओर यहाँ पे इसके पीछे से निकलता है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसके पीछे से निकलकर आपके ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ पे ये पीछे से यहाँ से निकल रहा है उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ऊपर चलकर किसका निर्माण कर रहा है, शुक्रवाहिनी का निर्माण कर रहा है। ऐसा मत समझ लेना कि ये वापस आपके इस वर्षण के अंदर जा रहा है, नहीं, वर्षण के अंदर नहीं जा रहा है। ये आपके इसके अंदर की ओर जाकर क्या करता है, आपके वापस क्या करता है, अंदर जाकर आपकी शुक्रवाहिनी का पीछे की ओर जाकर आपकी शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। इसके अंदर नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पीछे से निकलता है और इसके पीछे की साइड की ओर से, ठीक है, और शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। कंप्लीट है यहाँ पे अधिवर्षण की संरचना के बारे में। अधिवर्षण का मैंने डायग्राम, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम लेके आया कि आपको यहाँ पे अधिवर्षण के जो भाग है ये भाग बता सकूँ कि आपको कौन कौन से भाग किस प्रकार से स्थित होते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक में इतना सारा आपके डायग्राम में नहीं दिया गया है। कंप्लीट है ना बात यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम जो चलेंगे वो चलेंगे आपकी शुक्रवाहिनी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट आपकी शुक्रवाहिनी के बारे में, ठीक है। चलो भाई शुक्रवाहिनी के बारे में यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। डायग्राम तो उसका है नहीं यहाँ पे, तो मैं शुक्रवाहिनी के बारे में कुछ बातें हैं वो शुक्रवाहिनी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पे शुक्रवाहिनी तक पहुँच गए। देखो कौन कौन सी संरचना एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारे सामने वर्षण था, वर्षण के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने यहाँ पे शुक्रजनन कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया, शुक्राणुजन्य कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। और इसके बाद में हमने यहाँ पे शुक्राणु किस प्रकार बनते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है। अधिवर्षण के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे सामने आते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिनी के बारे में। किसके बारे में आते हैं यहाँ पे, शुक्रवाहिनी के बारे में, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखना कि जो शुक्रवाहिनी है इसकी जो टोटल लंबाई होती है, इस शुक्रवाहिनी की जो टोटल लंबाई होती है वो आपकी 45 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है आपकी, 45 सेंटीमीटर होती है। 45 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होती है। फिर ध्यान में रखना इस शुक्रवाहिनी में जो कुछ सेल्स होती है, कुछ कोशिकाओं के द्वारा, शुक्रवाहिनी में जो कुछ कोशिकाओं के द्वारा तरल पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। तरल पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, ठीक है। और ये जो तरल पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं आपकी, कि शुक्राणु के गमन हेतु, शुक्राणु के
गमन हेतु शुक्रवाहिनी के मार्ग को चिकना बनाए रखते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी के मार्ग को चिकना बनाए रखते हैं। ये आपकी मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो कुछ कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी, ये मान लो आपकी कोई भी नलिका है इस प्रकार से, तो इसमें कुछ यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। ये इस प्रकार से देखो, कोई भी चीज़ पढ़ो ना, उसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, कैसा भी हो। मैं भी यही मैटर, मतलब मैं जो लागू करता हूँ, मैं जब भी कोई भी मुझे चीज़ पढ़नी होती है तो मैं भी यही मैटर लागू करता हूँ। उसके जैसा डायग्राम बने या ना बने, लेकिन हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, अपने आप आपको संरचना याद हो जाएगी, उसको वापस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने यहाँ पे नलिका है इस प्रकार के, और इसमें क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती। अब इन कोशिकाओं का कार्य क्या है कि ये कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती है। जैसे स्त्रावण करेगी तो यहाँ पे जो मार्ग होगा वो मार्ग क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो शुक्राणु के गमन के लिए ये जो कोशिकाएं पाई जाती है शुक्रवाहिनी में, वो क्या करती है, इस शुक्रवाहिनी के मार्ग को आपकी चिकना बनाए हुए रखती है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से आपके शुक्राशय के अंदर पहुंच सकते हैं। कहाँ पे पहुंच सकते हैं, आपकी शुक्राशय के अंदर पहुंच सकते हैं। अब ये शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी आगे चल करके ध्यान रखना कि जो शुक्रवाहिनी है ये आगे चल करके एक फूले हुए भाग में खुलती है। फूले हुए भाग में खुलती है, फूले हुए भाग में खुलती है, और फूले हुए भाग में खुलकर ये आपके शुक्राशय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, आपके शुक्राशय का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, शुक्राशय का निर्माण। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे की ओर यहाँ पे शुक्राशय की संरचना बता दी थी। यहाँ पे शुक्राशय का निर्माण करती है। आपको पता है यहाँ पे कि जो शुक्रवाहिनी है, ये मान लो आपकी शुक्रवाहिनी आ रही है, नीचे से आ रही है शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी आ रही है तो यहाँ पे आइए आगे चलकर से किस में खुलेगी, यहाँ पे एक शुक्राशय में खुलेगी। जैसे शुक्राशय, ये शुक्राशय से आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, ये जो आगे वाली अब नलिका निकल रही है, ये नलिका हो गई आपकी स्खलन नलिका। कौन सी नलिका हो गई यहाँ पे, स्खलन नलिका। तो स्खलन नलिका का भी निर्माण कौन करती है, यहाँ पे ध्यान रखना, शुक्रवाहिनी। क्योंकि शुक्रवाहिनी पहले आपकी शुक्राशय के अंदर खुलेगी, और शुक्राशय से वापस जो नलिका निकलेगी वो स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका आगे चलकर कहाँ पे खुलेगी, आपके मूत्र मार्ग में खुल जाएगी। किसमें खुल जाएगी, आपके मूत्र मार्ग में खुल जाएगी। कंप्लीट बात है। यहाँ पे एक बात नोट डाउन ध्यान रखना यहाँ पे, कि जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय में शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है। मतलब थोड़े समय के लिए यहाँ पे शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए यहाँ पे शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट जो बात है हमारे सामने, वो बात है यहाँ पे मूत्र मार्ग के बारे में। इसके बारे में यहाँ पे मूत्र मार्ग के बारे में। ठीक है, मूत्र मार्ग के बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, कोई हार्ड वाली बात नहीं, एक बार आप उसमें देख लेना। ठीक है, कि मूत्र मार्ग क्या होता है। मूत्र मार्ग के बारे में मैंने पहले सारी बातें आपको बता दी, वही बातें हैं, और कुछ नहीं है कि आपके इसमें मूत्र मार्ग और स्खलन नलिका दोनों समान मार्ग हैं, दोनों एक साथ ही बाहर की ओर खुलते हैं। इसकी टोटल लंबाई आपके 20 सेंटीमीटर होती है, और इसके अलावा ये आपके मूत्र जनन छिद्र के द्वारा शीशन के शिखर भाग पर खुलती है। ठीक है, शिखर भाग पर बाहर की ओर ये मूत्र मार्ग खुलता है। ये था इसमें नॉर्मली बातें, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद में आती है हमारे यहाँ पे सहायक ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में आता है, यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियाँ, सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, कि सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। तो सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे पहले जो ग्रंथि आती है, वो ग्रंथि आती है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है, आपके प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में सेकेंड नंबर जो ग्रंथि आएगी, वो ग्रंथि आ जाएगी शुक्राशय। देखो शुक्राशय को भी यहाँ पे एक ग्रंथि के रूप में माना गया। और थर्ड नंबर होती है पहले यहाँ पे कवपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, आपकी कवपर ग्रंथि। पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको इन ग्रंथियों के यहाँ पे डायग्राम है, उन डायग्राम को बता देता हूँ कि ये ग्रंथियाँ कहाँ पे स्थित होती है, आपकी किस प्रकार से स्थित होती है। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ इनके, ये ग्रंथियाँ कहाँ पे स्थित होती है। ये आपके सामने सबसे पहले देखो, यहाँ पे ग्रंथियाँ दिखाई दे रही, एक ग्रंथि है ना, ये जो ग्रंथि देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे की ओर मैं थोड़ा यहाँ पे रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये जो ग्रंथि है, ये आपके प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। कौन सी ग्रंथि होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग, ये बीच में आपका जो मार्ग चल रहा है, ये बीच वाला मार्ग मूत्र मार्ग है, ध्यान रखना। ये बीच वाला मार्ग कौन सा है, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के आधारी भाग पर जो ग्रंथि पाई जाती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि तो कौन सी होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। पहले देखो डायग्राम पता रहना चाहिए, तभी हमें चीजें याद होगी ज़्यादा।
क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हैं आप देखोगे उनको तो याद आसानी से हो जाएगी, है ना। कोई भी चीज़ को देखते तो आपको याद होती है। आपने किसी आदमी को भी देखा होगा लेकिन उसका नाम चाहे पता नहीं हो, लेकिन आप उसको चेहरा देखकर पता से लगा सकते हो कि हाँ भी मैंने इनको देखा, लेकिन नाम याद नहीं। तो चीज़ें तो याद रह सकती है ना हमें यहाँ पे। ये पहली बात तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में देखना यहाँ पे यही मूत्र मार्ग के दोनों ओर यहाँ पे एक छोटी छोटी ग्रंथियाँ और पाई जाती हैं, और उनको हम कहते हैं यहाँ पे काउपर की ग्रंथि। क्या कहते हैं उनको हम यहाँ पे काउपर की ग्रंथि कहते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर की ग्रंथि। और इसके अलावा मैंने शुक्राशय ग्रंथि की अभी डायग्राम बना दिया था, शुक्राशय ग्रंथि के बारे में बता दिया मैंने, शुक्राशय का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अब हम यहाँ पे इस प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, शुक्राशय के बारे में और काउपर्स ग्लैंड्स के बारे में एक एक बात को समझते हैं यहाँ पे कि ये क्या कार्य करते हैं, ठीक है। बस दो दो तीन तीन लाइनों के बारे में आपको यहाँ पे कार्य इनके याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि की मैंने स्थिति बता दी, यहाँ पे मूत्र मार्ग के आधारी भाग पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मूत्र मार्ग के आधारी भाग पर। इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। कौन से पदार्थ का? यहाँ पे क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। और ये क्षारीय पदार्थ का जो स्त्रावण किया जाता है तो ये आपका वीर्य का, यहाँ पे ध्यान रखना, 25 से 30% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? आपके वीर्य का, इसका वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। देखो वर्षण के अंदर जब निर्माण होता है शुक्राणु का, वो शुक्राणु में रहते हैं, लेकिन जैसे आपके प्रोस्टेट ग्रंथि का कुछ पदार्थ उसके साथ में मिलेगा तो वो वीर्य बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे वीर्य। अब ये जो सारी तरल पदार्थ होता है, इस सारी तरल पदार्थ में यहाँ पे क्या क्या होता है मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है। तो इसमें एक तो आपके फॉस्फेटेज होता है, एक तो फॉस्फेटेज होता है, ठीक है। और इसके अलावा फॉस्फेटेज के अलावा इसमें लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? इसमें लाइसोजाइम पदार्थ पाया जाता है। कुछ रसायन होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है। और लाइसोजाइम के अलावा इसमें फाइब्रिनोलाइसिन होता है। क्या होता है? इसमें आपके फाइब्रिनोलाइसिन पाया जाता है, फाइब्रिनोलाइसिन। और इसके अलावा इसमें आपके स्पर्मिन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वीर्य के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित होते हैं, ये तो आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें कोई समझाने वाली यहाँ पे बात है नहीं। अब ये जो पदार्थ पाए जाते हैं ये क्या करते हैं कि जो शुक्राणु है उन शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है कि शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। और इस वीर्य के स्कंदन को भी रोकते हैं, वीर्य का स्कंदन रोकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके शुक्राशय के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? यहाँ पे शुक्राशय के बारे में। देखो शुक्राशय की संरचना हमने कंप्लीट पढ़ ली, सब बातें हमने जान ली, कहाँ पे स्थित होता है, कैसे स्थित होता है यहाँ पे। वेरी गुड इवनिंग कृष्ण कुमार। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शुक्राशय के द्वारा जिन तरल पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है वो वीर्य का 60% भाग बनाता है। किसका 60% भाग बनाता है? वीर्य का 60% भाग बनाता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर बात क्या ध्यान में रखनी, इसमें जो पदार्थ का मिलाए जाते हैं वो एक तो आपका फ्रक्टोज होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अलावा इसमें शर्करा मिलाई जाती है। शर्करा के अलावा इसमें प्रोस्टाग्लैंडिस मिलाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन भी ध्यान रखनी। एक तो यहाँ पे सेमिनोजेलिन, एक तो ये प्रोटीन ध्यान रखनी यहाँ पे सेमिनोजेलिन। ये आपकी प्रोटीन मिलाई जाती है। कौन कौन सी? फ्रक्टोज, शर्करा और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन मिलाई जाती है, कौन सी? सेमिनोजेलिन मिलाई जाती है। अब ध्यान रखना कि जो फ्रक्टोज होता है ये फ्रक्टोज क्या करता है कि शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। देखो शर्करा और फ्रक्टोज एक नहीं है, ठीक है। ये शर्करा का प्रकार है यहाँ पे, फ्रक्टोज ध्यान में रखना। वेरी गुड इवनिंग हुक्मरा। ये आपके ध्यान रखना, ये फ्रक्टोज है, ये शर्करा का प्रकार है। आपने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़े होंगे वहाँ पे, उनके प्रकार है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेराइड तो फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज क्या करता है कि इस शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपके ये वीर्य का जब 60% भाग बनाता है तो इसकी प्रकृति भी क्या होती है? यहाँ पे सारी प्रकृति होती है। क्या होती है? यहाँ पे सारी प्रकृति होती है, ठीक है। तो सारी प्रकृति होती है। और हमें पता है कि मादा की जो योनि होती है उस मादा की योनि में हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है भाई। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अरे दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक है। जीवाणु निकालते हैं बाहर आज, तो ध्यान रखना यहाँ पे जीवाणु है, दिखाई नहीं देगा। और ये जो जीवाणु होता है मादा की योनि में पाया गया लैक्टोबैसिलस जीवाणु,
ये जीवाणु क्या करता है, मादा का जो योनि वाला भाग होता है उसको अम्लीय बनाए रखता है। और अम्लीय क्यों बनाए रखता? क्योंकि ये जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। किसके संक्रमण को रोकता है? जीवाणु के संक्रमण को। तो ये सारे पदार्थ जब जाएगा तो इस अम्लीय पदार्थ, जो अम्लीय वातावरण होगा, इसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्योंकि अम्लीय वातावरण में शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं, इस कारण से ये सारे पदार्थ क्या करेगा? इस अम्लीय वातावरण को यहाँ पे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो शुक्राणु है वो शुक्राणु एकदम सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सुरक्षित रह सकते हैं। तो कंप्लीट बात है यहाँ पे, मैंने बात बता दी यहाँ पे शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, वीर्य का कितना % भाग बनाता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा किससे मिलती है, सारे पदार्थ होता है। तो ये आपके योनि का जो अम्लीय वातावरण होता है उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि नष्ट करेगा तो आसानी से शुक्राणु रह सकते हैं, नहीं तो अम्लीय वातावरण में यहाँ पे जो शुक्राणु है वो क्या हो जाएंगे? आपके नष्ट हो जाएंगे। ये होती है यहाँ पे कंप्लीट बात आपकी शुक्राशय के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपकी कवपर की ग्रंथि के बारे में। इसके बारे में यहाँ पे कवपर की ग्रंथि के बारे में, ठीक है। और कवपर की ग्रंथि में देखो भाई, अब क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने स्थिति आपको बता दी कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि? यहाँ पे कवपर्स की ग्रंथि। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका जो कार्य है वो मैथुन के समय का कार्य है। ये कब कार्य करते हैं? आपके मैथुन के समय कार्य करते हैं, ठीक है। कब कार्य करते हैं? आपके मैथुन के समय। कैसे कार्य करेगी? तो मैथुन के समय ध्यान रखना, इस ग्रंथि के द्वारा एक गाढ़ा, चिपचिपा, एक गाढ़ा और चिपचिपा क्षारीय पदार्थ का स्रावन किया जाता है। कौन से पदार्थ का? सारे पदार्थ का स्रावन किया जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ पे सारे पदार्थ की जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। मूत्र मार्ग को क्या करता है? यहाँ पे चिकना बनाता है। और जो मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको भी क्या करते हैं? यहाँ पे समाप्त कर देता है, ठीक है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को भी क्या कर देते हैं? यहाँ पे समाप्त कर देता है। और ये मादा की जो योनि वाला भाग होता है, उस मादा की योनि भाग को भी चिकना करता है, योनि को भी चिकना करता है। ये ध्यान रखना। तो काउपर्स ग्रंथि का कार्य कब होता है? तो मैथुन के समय कार्य होता है। ये आपको मुख्य रूप से यहाँ पे बातें ध्यान में रखनी। तो अगर यहाँ पे आपको काउपर्स की ग्रंथि, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि के बारे में पता चल गया तो एक बार कमेंट कर दो, फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। कमेंट कर दो भाई फटाफट, यहाँ कमेंट कर दो, कमेंट करो भाई। देखो सुबह सुबह उठ रहे हो आप सभी, है ना, कितनी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल एम्प्यूल आपके तुम्बिका भाई, ये एम्प्यूला जो आपके शुक्राशय है उस शुक्राशय का ही भाग है, ठीक है, एम्प्यूला। देखो आपकी बुक्स में यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि उदर गुहा से मूत्राशय के पश्चात पर नीचे की ओर मुड़कर हुई अंत में एक फुला हुआ भाग तुम्बिका बनाती है। यहाँ शुक्राशय की छोटी वाहिनी आकर खोलती है। तो पीछे की ओर जो मैंने अभी डायग्राम में बताया था आपको, संरचना, फूली हुई संरचना होती है, ठीक है, जहाँ पे शुक्राशय मिलता है आकर के, सॉरी जो शुक्र वाहिनी होती है वो आकर के मिलती है। कंप्लीट है बात यहाँ पे, चलो ठीक है भाई। देखो एकदम परफेक्ट तरीके से करूँगा, ठीक है, कि आप भी इतना जल्दी उठ रहे हो, टाइम दे रहे हो मुझे यहाँ पे, तो मैं आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं पढ़ाने वाला। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो संरचना आती है वो संरचना आती है यहाँ पे पेनिस की संरचना या फिर आपकी शिशन की संरचना के बारे में, ठीक है। देखो बहुत नॉर्मल संरचना है, कुछ नहीं करना आपको, जो आपको याद रखने लायक है, जो आपको डाउटफुल होती है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो शिशन है ये आपके उदर से बाहर लटका हुआ रहता है, उदर से बाहर लटका हुआ रहता है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना ये एक आपके लंबा, इसके अलावा बेलनाकार, लंबा बेलनाकार और आपकी उत्थानशील, ठीक है। क्या है यहाँ पे? उत्थानशील। उत्थानशील का मतलब उत्तेजित होने वाला, ठीक है। उत्थानशील यहाँ पे मैथुनांग होता है, उत्थानशील मैथुनांग होता है, मैथुन अंग होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे शिशन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे शिशन कहा जाता है। अब ध्यान रखना कि यह जो आपकी शिशन है, आपने देखा होगा शिशन के ऊपर एक त्वचा की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? यहाँ पे त्वचा की लेयर पाई जाती है, वो आपकी उदर भित्ति होती है। उदर भित्ति मतलब हमारी जो जो उदर की जो भित्ति होती है वही उदर की भित्ति के द्वारा ये आपका शिशन ढका हुआ रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात ध्यान रखना यहाँ पे कि इसमें 3 अनुलंब संयोजी उत्कों की डोरियां पाई जाती है। संयोजी उत्कों की 3 डोरियां पाई जाती। कितनी डोरियां पाई जाती? 3 डोरियां। डोरियों का मतलब होता है 3 नलिकाएं पाई जाती इसमें।
कितनी होती है टोटल? इसमें 3 होती है, जिसमें से एक ध्यान रखना यहाँ पे कार्पोरा कैवेरोनोसा। ये जो होगी आपके दो, ये जो आप दो यहाँ पे आवरण देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इन दो नलिकाओं को या फिर ये दो डोरियों को क्या कहते हैं यहाँ पे, कार्पोरा कैवेरोनोसा। ठीक है। इसके अलावा एक जो डोरी होती है इसके आधारी भाग में पाई जाती है और उसको हम कहते हैं यहाँ पे कार्पस स्पंजियोसोम। क्या कहते हैं यहाँ पे? कार्पस स्पंजियोसोम। इसी कार्पस स्पंजियोसोम के बीच में से देखो यहाँ पे यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग बाहर की ओर आता है। इसी कार्पस स्पंजियोसोम के अंदर से क्या होता है यहाँ पे, मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग बाहर की ओर आता है। ये बात तो आपको कंप्लीट हो गई ना यहाँ पे किस प्रकार संरचना होती है। ऊपर वाली जो डोरिया होती है वो कुछ कार्य नहीं करती यहाँ पे, मतलब ये आपकी नॉर्मल अवस्था में खाली रहती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वाहिनियाँ होती है वो बढ़ जाती है और जिसके कारण से आपका जो पेनिस होता है, ये पेनिस आपके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो नॉर्मल अवस्था में कार्पस कैवर्नोसा के अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो खाली होती है, लेकिन जब भी जैसे आपकी एक्साइटेड स्टेट में इनमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो बढ़ जाती है ब्लड से। ठीक है। जिस कारण ये एक्साइटेड हो जाता है। अरे एम्प्यूला मैंने बता दिया, यहाँ पे आपके शुक्राशय के पीछे की ओर जो संरचना पाई जाती है उसको एम्प्यूला कहते हैं, यहाँ पे फूला हुआ भाग। ठीक है। जहाँ से शुक्रवाहिनी आकर के मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो इसके आधारी भाग में, ठीक है, कि जो पेनिस है, इस पेनिस के यहाँ पे आधारी भाग में एक जो यहाँ पे डोरी पाई जाती है, जो नलिका पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कार्पस स्पंजियोसोम। और कार्पस स्पंजियोसोम के अंदर से यहाँ पे आपकी यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा का मतलब होता है यहाँ पे ध्यान रखना मूत्र मार्ग। तो यूरिथ्रा क्या होता है, यहाँ पे बाहर की ओर निकलता है। ठीक है। ये कंप्लीट बात है यहाँ पे। अब सीसन का जो शिखर भाग होता है, ये शिखर भाग आपके एक सीसन मुंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये आपका जो शिखर भाग हो जाएगा, ये आपके सीसन मुंड का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा यहाँ पे, सीसन मुंड का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि ये जो भाग बना होता है आपका शिखर का भाग, ये सिर्फ और सिर्फ कार्पस स्पंजियोसोम का बना होता है। ठीक है। ये जो शिखर का भाग भी होता है, आगे वाला पूरा का पूरा भाग, ये किसके द्वारा बना होता है? कार्पस स्पंजियोसोम के द्वारा, ना कि कार्पोरा कैवेरोनोसा। ये कार्पोरा कैवेरोनोसा आपके इस शिखर भाग का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन कार्पस स्पंजियोसोम है, ये आपके इस शिखर भाग का निर्माण करती है। अब आपने देखा होगा इस सेशन के ऊपर एक त्वचा की लेयर पाई जाती है। नॉर्मली इस सेशन के ऊपर क्या होती है आपकी, एक त्वचा की लेयर पाई जाती है आपके इस प्रकार से। ठीक है। त्वचा की क्या पाई जाती है यहाँ पे, लेयर पाई जाती है। इस प्रकार से त्वचा की लेयर होती है इस सेशन के ऊपर। ठीक है। इस त्वचा की लेयर को यहाँ पे कहा जाता है आपके प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रीप्यूस कहा जाता है। इंग्लिश में प्रीप्यूस कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं यहाँ पे सीसन मुंड आच्छद, सीसन मुंड आच्छद कहा जाता है। तो जो आपके इस त्वचा की जो लेयर पाई जाती है उसे हम प्रीप्यूस या फिर सीसन मुंड आच्छद कहेंगे। नॉर्मल अवस्था में जो आपके पेनिस होता है, पेनिस का जो शिखर वाला ये जो भाग होता है, ये प्रीप्यूस से ढका रहता है। लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट आती है तो उस समय क्या होता है कि प्रीप्यूस यहाँ से आपके शिखर भाग से हट जाती है, और शिखर भाग से हटेगी तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके ये रक्त में जो डोरिया पाई जाती है, ये आपके रक्त से भर जाती है। इसमें जो आपके रक्त कोटर होते हैं, वो रक्त कोटर आपके रक्त से भर जाते हैं। ठीक है। कब? यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में ये रक्त कोटर से बढ़ जाते हैं, और रक्त कोटर से भरेंगे तो ये जो आपका सीसन है, पेनिस है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो आपको मैथुन के समय क्या करेगा कि जो भी आपके वीर्य होगा, सीमन होगा, उसको क्या करेगा, मादा की योनि भाग में छोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। ये आपके पेनिस के बारे में मैंने संरचना बता दी, एकदम कंप्लीट संरचना। एक बार कमेंट कर दो यहाँ पे समझ में आ गया तो ये पेनिस की संरचना के बारे में। हाँ, तुम भी कह रहे सेम है, सेम है, कोई डाउट क्लियर या डाउट नहीं रहना चाहिए। अब तो देखो तीन यहाँ पे, एक तो आवरण के बारे में, दो आवरण, दो आपके जो नलिकाएं पाई जाती है, दो डोरिया होती है, वो आपके कार्पोरा कैवर्नोसा, एक जो डोरी होती है कार्पोरा स्पंजियोसोम। कार्पोरा स्पंजियोसोम से आपके मूत्र मार्ग बाहर की ओर निकलता है। ठीक है। ऊपर की ओर जो आवरण पाया जाता है इससे उसे हम कहते हैं प्रीप्यूस। जो सीसन मुंड का निर्माण करता है वो आपकी कार्पोरा कैवर्नोसा करता है। कौन करता है यहाँ पे? कार्पोरा कैवर्नोसा आपके सीसन मुंड का निर्माण करता है। ठीक है। अब नॉर्मल अवस्था में आपकी सीसन मुंड होता है, ये प्रीप्यूस के द्वारा ढका रहता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा यहाँ पे, इनके जो रक्त कोटर होते हैं ना, वो रक्त कोटर नॉर्मल तो खाली होते हैं, लेकिन जैसे आपके रक्त कोटर बढ़ जाते हैं, मतलब इसमें रक्त आ जाता है, तो आपके पेनिस एक्साइटेड हो जाता है। और आपके मैथुन के समय सेक्स के दौरान क्या होता है कि जो भी आपका वीर्य होता है वो आपकी मादा की योनि वाले भाग में छोड़ देता है। ये होता है यहाँ पे आपका नर जनन तंत्र यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है। अब मेरी यहाँ पे कुछ बात सुनना। पहली बात तो देखो, आपने नोट्स वाला जो वीडियो देखा होगा एक,
ठीक है, आपने नोट्स वाले वीडियो तो देखा ही होगा, और उस नोट्स वाले वीडियो में देखो यहाँ पे कल मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर के और नोट्स डाल दिए, आप वहाँ से सर्च भी कर लेना चाहिए। ठीक है, 3 चैप्टर के मैंने और नोट्स डाल दिए। कौन कौन से चैप्टर के मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो 3rd नंबर चैप्टर, एक 35 और एक आपके 36। इन 3 चैप्टर के नोट्स मैंने और डाल दिए, वहाँ पे आप सर्च कर लेना। ठीक है, 3 चैप्टर के नोट्स डाल दिए, कोई बात नहीं, आप वापस यहाँ पे रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्लास का जो टाइमिंग है वो 6 बजे, ध्यान रखना। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखना, हमारी जो क्लास है वो क्लास का टाइमिंग 6 बजे डेली, क्लास का टाइमिंग डेली के आपके 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 6 AM पे मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट कर दे, इसलिए क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में कल ही मैंने लिंक सेंड की थी, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आज चैप्टर देखो, अब जो मैं करवाने वाला हूँ ना, आज शाम को ध्यान रखना, कैसे भी करके मैं शायद आपकी क्लास लूँगा 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास में क्लास स्टार्ट करूँ, क्योंकि इससे पहले क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, 7 बजे क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती, बाद में मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँगा, और वहाँ पे मैं आपको शायद 15 नंबर का जो लेसन है वो 15 नंबर लेसन आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, साथ साथ में दोनों चलता रहेगा। रिवीजन की क्लास सुबह चलेगी, और शाम को कैसे भी करके मैं आज आपको 15 लेसन वो स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, बस इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, नोट्स कहाँ पे, देखो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, फिर से लिंक सेंड करता हूँ आपको, मैं यहीं पे आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, एक बार आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये प्रवीण कुमार पूछ रहे सर नोट्स कहाँ पे है, ये देखो मैंने लिंक सेंड किया आपके। ठीक है, कमेंट्स में मैंने लिंक सेंड कर दी, इस कमेंट्स में जो लिंक सेंड की है इसके ऊपर क्लिक करो आप। इस जो वीडियो खुलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स डाले हुए। ठीक है, 35, 36 और 3 नंबर लेसन के मैंने नोट्स और अपलोड कर दिए, बाकी वाले भी धीरे धीरे सब नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसी में मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। चलो तो फिर मिलते हैं कल वापस, कल क्या शाम को ही मिलते हैं। ठीक है, 15 नंबर लेसन है वो आपका स्टार्ट करेंगे भाई। और तैयारी कैसे चल रही है सबकी, एक बार कमेंट कर दो। तैयारी कैसी चल रही है सबकी, एक बार कमेंट करो। अब तो कुछ लग रहा है सबको, है ना, बायोलॉजी में एकदम परफेक्ट है। हाँ देखो, शाम को मैं शेड्यूल बना के आपको बता दूंगा। चल रही, तो अब तो एकदम परफेक्ट हो गई है बायोलॉजी में भी। बढ़िया ही रहना चाहिए एकदम, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हो आप भी, सुबह उठ रहे हो जल्दी। मुझे भी उठना पड़ता है आपकी क्लास के लिए, नहीं तो मैं भी नहीं उठ पाता। मैं तो डेली, नहीं तो मेरा जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, सिर्फ आपकी क्लास के लिए 6 बजे उठ जाता हूँ। बस ठीक है कि हम उठना हो जाता है ना। क्लास तो एक सुबह सुबह भी हो जानी चाहिए, क्योंकि सुबह एकदम अच्छे मूड में फ्रेश में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ में भी आसानी से आती है। नहीं तो आप भी कोई क्लास नहीं होती तो बस सोते रहे तो 7:30 8 बजे तक तो आराम से, है ना। चलो फिर ठीक है, मिलते